पंजाब के मुक्तसर जिले में पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हो गई, 30 से अधिक लोग घायल हुए। बताया जा रहा है कि पटाखा अवैध ढंग से यहां फैक्ट्री चल रही थी और इसमें काम करने वाले अधिकतर मजदूर यूपी बिहार के थे। कैसे आधी रात को धमाके में पटाखा फैक्ट्री के चीथड़े उड़ गए, देखिए। पंजाब की पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका। हादसे में 5 लोगों की मौत, 35 के करीब घायल। धमाके की वजह से गिरी 2 मंजिला इमारत। बिना लाइसेंस के चल रही थी पटाखा फैक्ट्री। खेतों में बिखरे पड़े सिलेंडर, बिल्डिंग के अंदर बिखरा हुआ सामान और ताश के पत्तों की तरह ढही ये छत, ये बताने के लिए काफी है कि पंजाब के मुक्तसर जिले में बीती रात क्या हुआ। तस्वीरें मुक्तसर जिले के लांबी हलके के सिंगेवाला इलाके में मौजूद अवैध पटाखा फैक्ट्री की है, जहां बीती रात हुए धमाके ने सबको हिलाकर रख दिया। देखिए धमाके के बाद फैक्ट्री के आसपास क्या हालात है। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ब्लास्ट कितना भयानक रहा और ये मंजर क्या रहा होगा कि जिनके ऊपर ये छत गिरी है। तस्वीरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖੂਬੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੋ ਇਸ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। 50 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਔਰ फैक्ट्री दी भी तस्वीर मैं तुहानूं दिखाने की कोशिश करूँगा कि मटीरियल और मशीनां लगियां हुई छत्तां की हालत तुसीं देख सकते हो, तो तुसीं आप ही अंदाजा लगा सकते हो कि कितना भयानक ब्लास्ट होया होगा। और इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 30 के करीब लोगों का अलग अलग अस्पताल में इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों के मुताबिक फैक्ट्री 2 मंजिला थी। पहली मंजिल पर कुछ कमरे बने हुए थे जहाँ फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर रहते थे और ग्राउंड फ्लोर पर पटाखा बनाने का काम किया जाता था। यहाँ पे काम चल रहा था। किस बात का काम, कौन सा काम चल रहा था? पटाखे का चल रहा था। अच्छा, पटाखा बना रहे थे यहाँ पे? जी, हम लोग पैकिंग कर रहे थे। अच्छा, बनाने वाले दूसरे लड़के थे अलग। अच्छा जी, तो हुआ क्या था यहाँ पे? यहाँ लगभग 12:30 बजे के बाद ही हम लोग डिब्बी बना के अपने सो गए थे। अचानक पीछे से आग लगी, सब भागने के चिल्लाने लगा, आग लग गई। हाँ, तो हम लोग भागे, कुछ किसी की ईंट लगी, 2 मंजिल बिल्डिंग भी गिर गई। हाँ। टोटल काम कितने जने करते हो? 40 लोग। कितने जनों के चोट वगैरह आई है? लगभग आई होगी 20-25 लोगों के। 20-25 लोगों की आई है। तो अब वही कितने जने ठीक हो? अभी जैसे 15 लोग होंगे ठीक। देर रात हुए इस धमाके के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस ने मिलकर राहत बचाव का कार्य शुरू किया, पर मलबा ज्यादा होने के कारण रेस्क्यू कार्य कई घंटों तक चला और इस वजह से लोग फैक्ट्री के मलबे में घंटों तक दबे रहे। रात ਨੂੰ जो फायर क्रैकर जो मटीरियल थी उत्थे अग लगी, उत्थे फिर धमाका जिहड़ा छोटा होया, उत्थे फिर ये बिल्डिंग दे जो है वो कोलैप्स करके इतने कैजुअलिटी हुई हैगी है। तो जो इनीशियल वेरीफिकेशन ते गल सामने आई है, जो लेबर इतने काम करती सी, कुछ पैकेजिंग यूनिट दे करके कोई लेबर सो रही सी, कुछ लेबर कुछ रात को काम भी कर रही सी। ते पुलिस दे वल्लों इस प्रॉम्प्टली जो भी एक कार्रवाई बनती सी उस ते कीती जा रही है। रेस्क्यू जो करके जो इंजर्ड सीगे उन्हां नूं बठिंडा एम्स ते कुछ सिविल हॉस्पिटल से भी कराया गया है। तो आगे फर्दर जो भी कार्रवाई पुलिस दे वल्लों बनती है वो की जाएगी। सिंगेवाला इलाके में चल रही ये मौत की फैक्ट्री का मालिक तरसेम सिंह नाम का एक शख्स है जो घटना के बाद से फरार है। वहीं प्रशासन का कहना है कि तरसेम सिंह का लाइसेंस अभी अंडर प्रोसेस था और वो अवैध तरीके से इस फैक्ट्री को चला रहा था। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री में काम करने वाले अधिकतर मजदूर यूपी और बिहार से थे। 5 बंदियां दी डेथ हुई है, अराउंड 30 ਜ਼ਖਮੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਜੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਆਪਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸੀ ਇਹ ਟੋਟਲੀ ਇਲੀਗਲ। ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। लांबी को अकाली दल का गढ़ माना जाता है। यही वजह है कि घटना के फौरन बाद अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे और उनसे बातचीत की।
इस दौरान पीड़ितों ने जो कुछ कहा आप वो भी सुनिए। घटना ये हुई थी सर, नाइट के बंदे 12 वो लोग काम कर रहे थे, तो उसमें से क्या आंधी की वजह से केमिकल में जो लुई आग लग रही थी खेत में, तो उसमें आँच आ गई, उसकी वजह से ब्लास्ट हुआ एकदम सारा। तो 55 लोग थे जो उसी में सो रहे थे। अच्छा, लेबर काम कर रही थी और जो काम लेंटर का चल रहा था उसमें मिस्त्री भी काम कर रहे थे? नहीं सर, वो लेंटर 2 मंजिल मकान बना हुआ था, जो उसमें सोते थे तो वो गिर गया। जो ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट ऐसा नहीं हुआ, बहुत भारी ब्लास्ट हुआ। 2 मंजिल मकान सारा उनके नीचे से निकाले हैं। कितने आपके भाईचारा कितना रहता है वहाँ? भाईचारा करीब 60 लोग रहते हैं भाईचारा है। कितने की मौत होगी? 5 लोगों की मौत होगी भैया। अब सवाल है कि बिना लाइसेंस के फैक्ट्री में पटाखों को कैसे बनाया जा रहा था? क्या प्रशासन को अवैध पटाखा फैक्ट्री के बारे में नहीं पता था? फैक्ट्री में सुरक्षा मानकों को ध्यान में क्यों नहीं रखा गया? जिस जगह पर पटाखे बनते थे वहां मजदूरों के रहने की व्यवस्था क्यों थी? बीते 5 से 7 सालों में पंजाब में दर्जन भर के करीब पटाखा फैक्ट्रियों में धमाके हुए। फिर चाहे तरन तारण हो, पटियाला हो, अमृतसर हो या फिर बटाला, प्रशासन और सरकार ने इन घटनाओं से कोई सबक नहीं लिया। यही वजह है कि सिंगीवाला इलाके में हुए इस धमाके से मौतों का जिम्मेदार सिर्फ तरसेम सिंह ही नहीं है, बल्कि प्रशासन भी उतना ही जिम्मेदार है जिसकी नाक के नीचे ये अवैध फैक्ट्री चल रही थी। आज तक ब्यूरो। ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, पाकिस्तान भी पस्त है। इस बीच एक बार फिर से पाकिस्तान की सीमा से सटे भारत के राज्यों में ऑपरेशन शील्ड के तहत कल यानी कि 31 मई को मॉक ड्रिल होगी। मॉक ड्रिल को लेकर कैसी हैं तैयारियां, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आतंकवाद पाकिस्तान की सेना और सरकार के लिए पैसा कमाने का जरिया बन गया है। ये आपके हुक्मनारा, ये आपकी सेना आतंकवाद के साए में पल रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी का ये बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, बल्कि आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का कमिटमेंट है, जिसे प्रधानमंत्री बार बार दोहरा रहे हैं। यही वजह है कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद चलाया गया ऑपरेशन सिंदूर अब जब स्थगित किया जा चुका है, तो भी 24 दिन के भीतर दूसरी बार पाकिस्तान की सीमा से सटे वाले राज्यों में दोबारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। पाकिस्तान की गुहार के बाद भारत ने सिर्फ अपनी सैन्य कार्रवाई को स्थगित किया है। अगर पाकिस्तान ने फिर से आतंकी गतिविधि या सैन्य दुस्साहस दिखाया तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऑपरेशन शील्ड के तहत 31 मई को होने वाली सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल पंजाब के अलावा जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में की जाएगी। और इस दौरान मॉक ड्रिल में ब्लैकआउट एक्सरसाइज, रेड सायरन, एविक्यूएशन प्रोटोकॉल और पब्लिक अवेयरनेस जैसी एक्सरसाइज लोगों से करवाई जाएगी। अगर मेरे से पूछेंगे, मैं सिर्फ बोलूंगा कि लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस के लिए है। बाकी कोई एक्स्ट्रा कोई इशू है उसके बारे में मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूं, वो कोई और अथॉरिटीज आपको बता पाएंगे, लेकिन मुझे जहां तक मालूम है ये सिर्फ और सिर्फ लेवल ऑफ प्रिपेयर्डनेस चेक। मॉक ड्रिल पंजाब के सारे डिस्ट्रिक्ट्स में होगी, नंबर 1। नंबर 2, मॉक ड्रिल के कई हिस्से होते हैं। मॉक ड्रिल के लिए डिप्टी कमिश्नर जो होते हैं वो कैलो कोऑर्डिनेटर होते हैं और उसके साथ हमारा सिविल डिफेंस का स्टाफ उनके साथ काम करता है। डिस्ट्रिक्ट्स में डिफरेंट तरह की सर्विसेज होती हैं, मेडिकल सर्विसेज, फायर सर्विसेज। इन सारी सर्विसेज की इफेक्टिवनेस को उन्होंने टेस्ट करना होता है, इनकी कोऑर्डिनेशन टेस्ट करनी होती है। अमृतसर में शाम 6 बजे मॉक ड्रिल शुरू होगी और रात 8 बजे से लेकर 8:30 बजे तक ब्लैकआउट एक्सरसाइज की जाएगी। बरनाला में शाम 6 बजे मॉक ड्रिल शुरू होगी और रात 8:30 बजे से लेकर 9 बजे तक ब्लैकआउट एक्सरसाइज की जाएगी। जालंधर में भी शाम 6 बजे मॉक ड्रिल शुरू होगी और रात 9:30 बजे से लेकर 10 बजे तक ब्लैकआउट एक्सरसाइज की जाएगी। आपने अपने घर में एक सेफ रूम जो आपने पहले चुना हुआ है, सेफ रूम वो रूम है जो कि आपके ग्राउंड फ्लोर पे है आपके घर के अंदर,
जहाँ पे खिड़कियाँ कम से कम हैं और खिड़कियों में शीशे नहीं लगे हुए, जहाँ शीशे आपने किसी बोरी के साथ कवर कर रखे हैं, तो आपने उस कमरे में सेफ रूम में चले जाना है उस टाइम के इन बिटवीन दैट टाइम, और वहां जाके आपने सेंटर में आप अपना बेड लगा सकते हैं, चेयर्स लगा के आराम से बैठ जाएं, अपने खाने पीने का सामान रख लें और बिल्कुल भी घबराए नहीं। इट इज जस्ट ए प्रिकॉशनरी मेजर और मॉक ड्रिल है, और पूरा ब्लैकआउट में आपने प्रशासन का सहयोग करना है, गाइडलाइंस को फॉलो करना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइल के जरिए हरियाणा में भी हमले की कोशिश की थी, लिहाजा युद्ध या हवाई हमले जैसी आपात स्थिति में राज्य की तैयारियों को परखने के लिए हरियाणा में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा में मॉक ड्रिल की शुरुआत शाम 5 बजे होगी। ये 31 मई को हम पूरे हरियाणा प्रदेश के सभी जिलों में हमने उपायुक्तों को निर्देश दे दिए हैं कि इनमें क्या क्या हमें करना है। MHA ने भी जो गाइडलाइंस दी हैं, तो ये मॉक ड्रिल इज टू प्रिपेयर अस कि जो जो कंटिजेंसीज हो सकती हैं, मान लीजिए किसी आपातकाल में, जैसे कि एयर रेड के टाइम में क्या करना है, या इवैक्यूएशन अगर करनी पड़े बहुत जल्दी से किसी बिल्डिंग से कहीं से, या मेडिकल रिस्पांस टीम्स की क्या तैयारी होनी चाहिए, ब्लैकआउट में क्या होना है, हमारी जो हॉटलाइंस हैं आर्मी और एयरफोर्स के साथ वो फुली फंक्शनल हो। सो इन सभी चीज़ों की टेस्टिंग होगी। बड़ी बात यह है कि जिस दिन मॉक ड्रिल होनी थी उसी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत POK से लेकर पाकिस्तानी पंजाब में घुसकर आतंकियों के 9 ठिकानों पर वार किया था। इसके बाद पाकिस्तान ने खीस मिटाने के लिए हमला किया, जिसका भारत की तरफ से माकूल जवाब दिया गया। चंडीगढ़ से असीम बस्सी के साथ आज तक ब्यूरो। मॉक ड्रिल वाले आयोजन के बीच बॉम्ब वाली धमकी से चंडीगढ़ सचिवालय में हड़कंप मच गया, जिसके बाद आनन फानन में चंडीगढ़ सचिवालय की बिल्डिंग को खाली कराया गया। चप्पे चप्पे की बारीकी से जांच करवाई गई। एक तरफ जहां 31 मई को दोबारा पंजाब, चंडीगढ़ और हरियाणा में खतरों से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की तैयारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चंडीगढ़ में CM ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया। चंडीगढ़ पुलिस को एक थ्रेट कॉल के जरिए मिली धमकी के बाद हरियाणा सचिवालय और CM रेजिडेंस की सुरक्षा तुरंत कड़ी कर दी गई। हरियाणा सचिवालय में जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सख्ती की गई है, ये तब की गई है जब बम की अफवाह है। आपको बता दें कि 31 तारीख को मॉक ड्रिल है, लेकिन उससे ठीक पहले इस तरह की सूचना आई है और ये बताया जा रहा है कि एक मैसेज आया है जिसके तहत ये सख्ती की गई है, जहां पे बोला गया है कि मुख्यमंत्री जो ऑफिस है यानी CMO है, वहां पे थ्रेट आई है और जिसके बाद ये बिल्डिंग है वो खाली करा दी गई है। और पंजाब और हरियाणा सेक्रेटेरिएट में आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे अब सूना पड़ चुका है, क्योंकि लोगों को जितने अंदर स्टाफ हैं वो बाहर निकाले जा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को फिदायीन हमले की खबर मिली थी, जिसके बाद सूचना हरियाणा पुलिस, CID और चंडीगढ़ पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई। बॉम्ब और डॉग स्क्वाड की टीमों ने भी मौके पर पहुंचकर संवेदनशील जगहों की तलाशी शुरू कर दी और सचिवालय में अनाउंसमेंट कराकर बिल्डिंग को खाली कराने का काम शुरू कर दिया। यहाँ पे आप देखिए कि जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है अब फ्लोर बाय फ्लोर जाके चेकिंग कर रहा है। CI साहब आपको नजर आ रहा होगा, हरियाणा पुलिस है और ये आप देखिए पीछे की तरफ अगर हम कैमरा दिखाएं तो आपको एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और साथ साथ में जो बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है, अतिरिक्त पुलिस है। यहाँ पे आप देखिएगा जो हरियाणा सेक्रेटेरिएट की सिक्योरिटी स्टाफ है इस वक्त यहाँ पे सब खड़ी हुई है। आपको ये बता दें कि सख्ती जरूर कर दी गई है और एहतियातन तौर पे एक टीम खास तौर पे मुख्यमंत्री के आवास पे भी भेज दी गई है। इससे पहले 22 मई को चंडीगढ़ स्थित पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके तुरंत बाद कोर्ट रूम खाली करा लिया गया था और करीब 2.5 घंटे तक तलाशी अभियान चलाया गया था। चंडीगढ़ से कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।
अमृतसर के मजीठा में कच्ची शराब पीने से हुई मौतों के बाद मान सरकार का एथेनॉल और शराब तस्करी को लेकर काफ़ी सख्ती देखी जा रही है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने पीसी करके बताया कि एक्साइज विभाग ने 80,000 लीटर एथेनॉल से भरे गुजरात नंबर के 2 ट्रक्स जब्त किए, 8 लोगों को गिरफ्तार किया। 4 लोग बठिंडा के, 2 उत्तर प्रदेश और 2 नेपाल के हैं। आपको ये भी बता दें कि मजीठा में इसी महीने 13 मई को शराब पीने से 22 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। इलीगल शराब के खिलाफ पंजाब सरकार ने एक बड़ा एक्शन किया है और ईएनए जो है वो भारी मात्रा में रिकवर किया है। क्या रिकवरी है और कहां से रिकवरी हुई, हमारे साथ है पंजाब के एक्साइज मिनिस्टर हरपाल चीमा। सर, एक रिकवरी जो है इलीगल शराब के खिलाफ आपने एक्शन किया है, रिकवरी हुई है, क्या मटेरियल है और कहाँ यूज होना था? देखिए, जो लोग इलीगल शराब बनाते हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल होता है इथेनॉल, उसकी रिकवरी हुई है। लगभग 80,000 लीटर जो है वो इथेनॉल हमने रिकवर किया बठिंडा से। इसकी ये नहीं कि बोली अकेली शराब के लिए यूज़ होता है, ये सैनिटाइज़र के लिए, ये पेंट के लिए, ये जो हमारे परफ्यूम हैं, या एंटीबायोटिक, बहुत सारे जो और भी प्रोडक्ट बनते हैं उनमें भी ये यूज़ होता है। तो वो एक बहुत बड़ी सफलता जो है पंजाब सरकार को मिली है। हमारा बिल्कुल स्पष्ट है, स्पष्ट हमने डायरेक्शन दी हुई है कि जहीं भी कोई इलीगल काम होता है उसको तुरंत पकड़ो और उसको कानून के मुताबिक सजा दो। तो बिल्कुल उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है और 8 व्यक्ति जो हैं उनको हमने रात गिरफ्तार कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। जो भी इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज होंगे उनको भी हम जल्दी खंगाल लेंगे, सो उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कितने लीटर्स है और कहाँ से लोड हुआ था, कहाँ ऑफलोड होना था? 80,000 लीटर इथेनॉल है, ये दीनानगर की एक फैक्ट्री है, उससे लोड हुआ था। तो आगे कहीं जाना था, जहां जाना था उसकी हम जांच कर रहे हैं कि कहां जाएगा। पर लेकिन जितने इसके जो ट्रक थे वो उनकी रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो गुजरात स्टेट की है, तो उसके भी हम जांच कर रहे हैं। सर, पिछले दिनों हमने देखा मजीठा कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हुज ट्रेजेडी हुई थी जिसमें 27 लोगों की डेथ हुई थी, उसके बाद आपने एस्केलेट किया है ये सारे एक्शंस? नहीं, हमारा इथेनॉल के खिलाफ तो डे 1 से लगे हुए हैं। हम लगभग 1,70,000 लीटर हमने पिछले 3 साल में रिकवर किया। हम तो कभी भी नहीं छोड़ते। तो मैं समझता हूं अब हमारी जो है इन्फोर्समेंट हमने और उसको पावरफुल किया है और उनमें हम लोगों को लगाया है ताकि जो पिलफिर है वो बिल्कुल हम उसको जीरो कर सकें। इससे हटके थोड़ा, एक आज मुक्तसर में बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ जिसमें एक क्रैकर फैक्ट्री थी जिसमें ब्लास्ट हुआ, 4 लोगों की डेथ हुई है, काफ़ी इंजर्ड हुए हैं और कहा जा रहा है कि लाइसेंस नहीं था उस क्रैकर फैक्ट्री होल्डर के पास। देखिए, जो क्रैकर बनाने वाली फैक्ट्री है उसमें ये धमाका हुआ है, तो उसकी जांच चल रही है। जो भी जिसने भी लाइसेंस नहीं लिया होगा, जो भी अथॉरिटीज होगी, हम उस अथॉरिटीज को भी पनिश करेंगे और उन लोगों को भी बिल्कुल पनिश करेंगे, क्योंकि जिन लोगों की मौत हुई है उनके साथ हम संवेदना प्रकट करते हैं। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर लेकिन कुछ लोग जो हैं वो क्रैकर हर साल बनते हैं, क्योंकि जब भी जितने हमारे धार्मिक प्रोग्राम होते हैं या किसी भी शादी के प्रोग्राम में, वहाँ पे क्रैकर लोग अपनी शादी को सेलिब्रेट करने के लिए, या धार्मिक जो प्रोग्राम होते हैं उनको सेलिब्रेट करने के लिए यूज करते हैं। से थे एक्साइज मिनिस्टर हरपाल चीमा, जिन्होंने बताया अभी किस तरह ईएनए की जो 80,000 लीटर सीजर हुआ है और 8 लोग भी इससे गिरफ्तार हुए हैं और सरकार अब इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस जो है वो चेक कर रही है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बसी, आज तक। पंजाब की तर्ज पर अब यूपी के पीलीभीत में सिखों का ईसाई धर्म में तेजी से धर्मांतरण कराया जा रहा है। धर्मांतरण की घटनाओं के बीच स्थानीय गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने ऐसे लोगों की सूची जारी की जो सिख धर्म की आड़ में धर्मांतरण के कार्यों को कर रहे हैं। यूपी के पीलीभीत से आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक की एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। पंजाब में हो रहे सिखों के धर्मांतरण के बीच अब उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से सिखों के धर्मांतरण की खबरें सामने आ रही हैं। तराई का पंजाब कहे जाने वाले बेल्हा, बमनपुरी, भागीरथ सिंघाड़ा और टाटरगंज गांव में अब तक करीब 3,000 सिख धर्म बदलकर ईसाई धर्म को अपना चुके हैं। तराई का पंजाब कहे जाने वाले पीलीभीत के ये सभी गाँव सिख बाहुल्य हैं और यहाँ सिखों की आबादी 22,000 के करीब है और अब तक 22,000 की आबादी में से 10% से ज्यादा लोग अपना धर्म बदल चुके हैं। पीलीभीत में भारत नेपाल सीमा पर ये ऐसे गांव हैं जो सिख बहुल या यूं कह लें सिखों के ही गांव हैं, लेकिन पंजाब की तरह यहाँ भी कन्वर्जन ने अपनी दस्तक दे दी है। पिछले कुछ सालों से यहाँ के ढेर सारे सिख परिवार कन्वर्ट होकर ईसाई बन चुके हैं।
हालांकि एक मुहिम घर वापसी की चल रही है, लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो अब पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुके हैं और बाकायदा जो कन्वर्जन कराने वाले पास्टर्स हैं ये कई राज्यों से यहाँ पहुँचते हैं और इस इलाके में जो कि यहाँ पंजाब तराई का पंजाब जिसे कहा जाता है वहाँ पर अब ये एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। लोगों का आरोप है कि इस इलाके में बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से ये कन्वर्जन, ये धर्मांतरण कराया जा रहा है और सिख सबसे ज्यादा इससे प्रभावित हैं। धर्मांतरण का पूरा सच जानने के लिए आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और ये जानने की कोशिश की कि क्या सचमुच पंजाब की तर्ज पर पीलीभीत में भी धर्मांतरण शुरू हो चुका है। सबसे पहले टीम बलहा गांव के उस गुरुद्वारे में पहुंची तो यहाँ कई लोग मिले जिन्होंने अपनी आप बीती बताई। कई ऐसे लोग भी मिले जिन्हें धर्म परिवर्तन के लिए लालच दिया गया था या फिर वो कन्वर्ट होकर वापस अपने धर्म में लौट आए। मुझे लालच दिया गया कि 2 लाख रुपया देंगे, आवास देंगे, शौचालय देंगे, तो अभी तक सर कुछ नहीं मिला और मेरा धर्म भ्रष्ट करवा दिए। कैसे आप कन्वर्ट हो गए? बस ऐसे लालच में आके और लालच वो दिए। अब वापिस होना चाहते हैं तो बोलते हैं, धमकी दे रहे हैं कि अब खत्म कर देंगे तुम्हें। जी सन 2011 में हम आए थे तो हमें धर्म बदलने को बोल रहे थे, लेकिन सन 2011 में आप क्या क्रिश्चियनिटी में आए थे? तो 12 में हमने छोड़ दिया। हमको धर्म बदलने को बोल रहे थे, बदला नहीं हमने, अपना सिख धर्म में है। स्थानीय लोगों के मुताबिक ईसाई मिशनरियां पीलीभीत में रहने वाले सिखों को जबरदस्ती ईसाई बनवा रही हैं और धर्मांतरण का ये काम जालंधर, लुधियाना और पंजाब के पास्टरों के अलावा पीलीभीत से सटे नेपाल के पास्टर कर रहे हैं। हमारे घर वाले को तो ईसाई बना लिया, धर्म बदलवा लिया, तो अब दबाव डाल रहे हैं कि बच्चे और आप लोग भी आपके पति के वहाँ जाओ, धर्म वापिस उसी धर्म पे जाओ। हमने मना करा कि हम उसी धर्म में नहीं जाएंगे, हमारे आदमी को लालच नहीं मिला तो हम उसी धर्म में नहीं जाएंगे। हमारे घर वाला बना तो हमको बनाना चाह रहे हैं, तो हमने मना करा तो हमारे घर पे आके हमला करते हैं, खुद प्रधान आके हमला करता है, तो बहुत नुकसान कर दिया, बच्चों को मारपीट करा, बहुत हमारे घर का तबाही मचा दिया। पहले हमारे पिता को मार दिया, अमरोकर ने कोई चीज डाल के माता को मार दिया, एक भाई को गोली मरवा दिया, मेरे लड़के को मरवा दिया। उसके बाद में छोटे भाई का गर्दन दबा के बलवंत की गुटेल के साथ टांगा मेरे भाई ने। सुबह 4 बजे लाश भी फूंक दिया। सर मैं बहुत दुखी हूँ, इनकी पूरी सजा होना चाहिए डट के। ये प्रधान कहते थे कि तुम सही धर्म वाले बनो, मेरी औरत ने कहा मैं नहीं बनूंगा। मेरी भाई ने मेरी औरत को भी पीटा, मेरी औरत की हालत देखो क्या हालत है। पीलीभीत के तराई वाले पंजाब में ईसाई धर्म का प्रभाव इस कदर है कि यहाँ पर आपको लोगों के घरों के बाहर क्रॉस चिन्ह के निशान बने हुए दिखेंगे। इसके अलावा यहाँ होने वाले कन्वर्जन का अहम पहलू ये भी है कि यहाँ कन्वर्जन के बाद सिखों को न तो नाम बदलने के लिए कहा जाता है और न ही पगड़ी हटाने के लिए। इन लोगों की वेशभूषा में आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि सिख हैं या ईसाई। क्या यहाँ कन्वर्जन चल रहा है? जी सर, ये ऐसे रहता है ना सर, ये जानकारी रखते हैं कि किसी के घर में कुछ हो रहा है या कोई बीमार पड़ गया है या कोई किसी को कोई कहीं केस पड़ गया है कुछ, तो उसको बरगलाने का काम करते हैं ये लोग। उसके घर पे भेजेंगे बंदे को, आप प्रार्थना करवा लो वो सही हो जाएगा। तो अब वो डॉक्टर के पास जाएगा, वो तो धीरे धीरे सही हो ही जाएगा, फिर ये नाम अपना लगा देते हैं। अगर ये लोग सही करते हैं तो फिर डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, यही लोग सही करें। तो ये ऐसे ऐसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। फिर वो जैसे जो सही हो गया हल्का फुल्का, डॉक्टर के नाम इनका चलता रहता है, फिर वो दूसरे अपने रिश्तेदारों को बोलता है। ये ऐसे ऐसे सर इनका प्रोपोगंडा जैसे चलाते रहते हैं। ये इस हिसाब से ये धर्म परिवर्तन करवाते हैं। पीलीभीत में एक बड़ी तादाद मशीनरियों के जाल में फंस चुकी है और गुरुद्वारा कमेटियां इन लोगों की घर वापसी करा रही है। अमृतपान के कार्यक्रम बड़े स्तर पर आयोजित हो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ के गुरुद्वारे में ऐसे लोगों की सूची टांगी गई है जो इस इलाके में सिख से क्रिश्चियन बनकर सिख परिवारों को कन्वर्ट कर रहे हैं। आंकड़ों को नकार भी दिया जाए तो जमीनी हकीकत को नकारा नहीं जा सकता, जो ये बताती है कि पंजाब हो या यूपी, हर जगह बड़े पैमाने पर सिखों के धर्मांतरण कराया जा रहा है। पीलीभीत से कुमार अभिषेक, आज तक। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।